स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लूम विद बॉटनी। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात कर ली थी एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी फर्मेंटेशन की। आज हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की कि पायरुविक एसिड के साथ क्या होगा अगर वो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूटिलाइज करने की एबिलिटी रखता है। अब देखो, ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक भी हो सकता है और प्रोकैरियोटिक भी। अगर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और उसे ऑक्सीजन को यूज करना है तो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो उसका ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा? मीजोजोम्स में। मीजोजोम्स आर द इनवैजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है, उनको हम मीजोजोम्स कहते हैं, और वहां उसका रेस्पिरेशन होगा एरोबिक अगर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है यानी बैक्टीरिया है। लेकिन क्योंकि हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो हमें पता है प्लांट्स आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, तो इनके पास है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होना है तो कैसे होगा? जो पायरुविक एसिड हमें मिला था ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट कहाँ मिला था? साइटोप्लाज्म में। वो पायरुविक एसिड अब ट्रेवल करके जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर का कंपार्टमेंट है दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, वहां होगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। उसका नाम से समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। तो पायरुविक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड है? 3 कार्बन। एक कार्बन हम उसमें से निकाल देंगे, क्या बचेगा? 2 कार्बन। और ये 2 कार्बन कंपाउंड एंटर कर जाएगा एक साइक्लिक पाथवे में जिसको हैंस क्रेब ने डिस्कवर किया है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रेब साइकिल। तो क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस को जोड़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन। और कहाँ होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट केस नंबर 2। केस 2, व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, तो क्या होगा? पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड एंटर्स mitochondrial matrix. Undergoes oxidative decarboxylation. Decarboxylation means removal of CO2. And this entire process, ये पूरा जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन और गेटवे रिएक्शन और ट्रांजिशन रिएक्शन। कहाँ हो रहा है ये सारा काम? द साइट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर मैं आपको सीधे शब्दों में समझाने की कोशिश करूं कि हम बात कर रहे हैं आज एरोबिक रेस्पिरेशन की, और एरोबिक रेस्पिरेशन में स्टेप नंबर 1 क्या था आपका? ग्लाइकोलिसिस। पढ़ चुके हो। दोनों ही रेस्पिरेशन के पहला कॉमन स्टेप विल बी ग्लाइकोलिसिस। स्टेप नंबर 2 अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट स्टेप नंबर 2 इज लिंक रिएक्शन। ठीक है, तो ये है लिंक रिएक्शन जहां पर काम कहां से शुरू होगा? पायरुविक एसिड से। पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, इसमें से हमको बना देना है 2 कार्बन कंपाउंड दैट इज एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड में कोएंजाइम ए ऐड हो जाता है और ये बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 रिएक्शंस एक साथ होते हैं। यहाँ पे CO2 निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, इसीलिए एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड है। कोएंजाइम ए हमें ऐड करना पड़ता है, और यहाँ पे NADH2 की सिंथेसिस होती है फ्रॉम NAD+। ठीक है, तो
तो ये इतने स्टेप्स यहाँ पर साथ में होते हैं और इस रिएक्शन के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? द वर्ड यूज्ड इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये तो रिएक्शन का नाम है, पर जो रिएक्शन प्रोसेस हो रहा है वो रिएक्शन प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर 3 रिएक्शंस हो रहे हैं और जो एंजाइम इसके लिए चाहिए हमें, वो एंजाइम होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। आप नोटिस करो कि यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन भी हो रहा है। मैंने आपको बताया था NADH2 कहीं बनता है या टूटता है तो हम एंजाइम का नाम डिहाइड्रोजनेज ही रखते हैं। तो यहाँ NADH2 नो डाउट बन रहा है, पर यहाँ CO2 निकल भी रहा है, इसको डिकार्बोक्सिलेज भी कहना चाहिए। पर हमने बहुत लंबा नाम रखने की जगह पर इस नाम को कंसाइज कर दिया और नाम रखा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स, ये नाम कॉम्प्लेक्स इसको क्यों कहा गया? बिकॉज इट फैसिलिटेट्स 3 रिएक्शंस। व्हाट आर 3? तो ये है वो 3 रिएक्शंस। पहला है डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। दूसरा है एडिशन ऑफ कोएंजाइम A। और तीसरा है रिडक्शन ऑफ NAD+ इनटू NADH2। तो ये 3 रिएक्शंस ये एक साथ कैरी आउट करता है, इसीलिए इसे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इस एंजाइम को अपने लिए 5 कोएंजाइम्स की जरूरत होती है। इट रिक्वायर्स 5 कोएंजाइम्स या कह लो कोफैक्टर्स, और वो है NAD+, Mg2+, कोएंजाइम A, TPP that is thiamine pyrophosphate, and lipoic acid. So this is the reaction that connects with the next reaction, that is Krebs cycle. तो नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं Krebs साइकिल की। तो Krebs साइकिल जो है वो एक ऐसा साइक्लिक पाथवे है जो एसिटिल कोएंजाइम A से स्टार्ट होगा जब उसमें एक 4 कार्बन एसिड जुड़ जाएगी, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अब जब 2 कार्बन कंपाउंड में 4 कार्बन कंपाउंड जुड़ेगा तो पहला एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, दैट इज सिट्रिक एसिड। इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इस साइक्लिक पाथवे में मैक्सिमम इंटरमीडिएट्स के 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, इसीलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल भी कहा जाता है। और इसको हैंस क्रेब ने पिजन में डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इसको Krebs साइकिल भी कहते हैं। Krebs cycle, again the site of Krebs cycle is mitochondrial matrix. All the enzymes required for Krebs cycle are present in mitochondrial matrix except SDH, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल के मेम्ब्रेन के मैट्रिक्स वाले साइट पर अटैच्ड होता है। तो नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट Krebs साइकिल। तो ये देखिए Krebs साइकिल के बारे में जो जो चीजें मैंने आपको बताई, मैंने यहाँ पॉइंट वाइज लिखा है। Krebs साइकिल को डिस्कवर किया था हैंस क्रेब ने, इसीलिए इसको Krebs साइकिल कहते हैं। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, जैसे आप देख रहे हो पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड होता है। और इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे इंटरमीडिएट्स के 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। कहाँ होती है ये? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम सबको ध्यान रखना है कि इसके सभी एंजाइम्स मैट्रिक्स में होते हैं एक्सेप्ट SDH, दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के मैट्रिक्स साइट पर अटैच्ड होता है। जरा साइकिल को ध्यान से देखते हैं। हमें क्या मिला था? लिंक रिएक्शन से एसिटिल कोएंजाइम A, ये 4 कार्बन एक एसिड के साथ कंबाइन होता है और बन जाता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड हो गया। अब यहाँ से एक डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा और NADH2 का फॉर्मेशन होगा और बन जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अगेन एक CO2 निकलेगा और बन जाएगा सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन। यहाँ NADH2 बनेगा, GTP बनेगी एंड सक्सिनिक एसिड मालिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो बन जाएगा FADH2 एंड फाइनली NADH2। फिलहाल ये बहुत छोटी सी कंसाइज्ड साइकिल दी हुई है जो आपकी NCERT में है। बहुत सारे इंटरमीडिएट्स और होते हैं। ये वो रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं क्योंकि इसमें से नीट में क्वेश्चन आता है। अब हमको नोटिस करना है कि 3 जगह पे NADH2 बना है,
दो जगह पे एक जगह पे GTP बना है और एक जगह पे FADH2 बना है और दो जगह पे CO2 इवॉल्व हुआ है। ये कितने कार्बन कंपाउंड था? 2 कार्बन। उस 2 कार्बन को हमने CO2 के फॉर्म में रिलीज किया है। हमें करना क्या है रेस्पिरेशन में? हमें अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन को CO2 और H2O के फॉर्म में तोड़ देना है। तो पहले CO2 हमने निकाला पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने में, और यहाँ हमने एसिटिल कोएंजाइम ए के 2 कार्बन को CO2 के फॉर्म में निकाल दिया, यानी पायरुविक एसिड के तीनों कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल गए। H2O कहाँ बनेगा? जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे। तो इस तरीके से सारा का सारा कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल जाता है, कोई हार्मफुल सबस्ट्रेट नहीं बनता। तो दिस साइकिल ये लास्ट होता है मेटाबॉलिज्म का स्टेप। इसके बाद होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लेकिन उसमें बात करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमें यहाँ क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें ध्यान रखना है कि एक साइकिल का आउटपुट क्या है? 3 NADH2, 1 FADH2, 1 GTP, and this GTP is substrate level phosphorylation. This GTP is substrate level phosphorylation, यानी डायरेक्ट एनर्जी, इसको हम SLP कहते हैं। ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। तो अब हम नेट आउटपुट की बात करेंगे ऑफ 1 सिट्रिक एसिड साइकिल। तो चलिए इसका नेट आउटपुट देख लेते हैं। नेट आउटपुट ऑफ 1 क्रेब्स साइकिल, एक क्रेब्स साइकिल का नेट आउटपुट 3 NADH2, 1 FADH2 and 1 GTP, which is quickly converted into ATP, and it is substrate level phosphorylation or direct energy. Substrate level phosphorylation SLP or direct energy, and 2 CO2 molecules released. अब क्योंकि हमें ग्लाइकोलाइसिस से 2 पायरुविक एसिड मिली थी, इसका मतलब ये क्रेब्स साइकिल 2 बार होगी और ये सारा प्रोडक्ट आपका इंटू 2 हो जाएगा, यानी 6 NADH2, 2 FADH2 एंड 2 GTP। नाउ आज के लेक्चर में मैं इतना ही बात करूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। सो नेक्स्ट लेक्चर को जरूर देखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कैलकुलेटिंग ऑल द एनर्जीज विच आर रिलीज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। टिल देन हम यहीं पे अपना लेक्चर रेस्ट करते हैं। आपको यहाँ तक किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।